Good morning, student. I am Rashmi, Assistant Professor, NSPG College, मेरठ. And आज के इस लेक्चर में हम लोग लिटरेरी टर्म्स ड्रामा पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम कुछ टर्म्स जैसे फोरशैडोइंग, ह्यूब्रिस और फ्लैशबैक, काफ़ी ऐसी जो टर्म्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप में से अगर किसी ने पार्ट 1 लिटरेरी टर्म्स का नहीं देखा है तो आप न्यू इंग्लिश एस्पिरेंट्स एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं. ये हमारा लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 2 है. तो आज के जो भी हमारे टर्म्स बचे हुए हैं इसमें यूनिट 3 के, वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. आज का पहला टर्म है मोटिव. Motif is a symbolic image or idea that appears frequently in a story. Motifs can be symbols, sounds, actions, ideas or words. जो मोटिव है ये एक लिटरेरी टर्म है जिसको हम एक सिंबॉलिक इमेज की तरह, एक आइडिया की तरह देखते हैं. और ये क्या है, ये एक वर्क में बार बार रिपीट होता रहता है. यानी कहानी के शुरू से लेके अंत तक जो मोटिव है वो कितनी बार रिपीट होता है. मोटिव जो है वो एक सिंबल भी हो सकता है, ये कोई साउंड भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्ड भी हो सकता है जो बार बार रिपीट होता रहता है, फ्रिक्वेंटली आता है. मोटिव, द वर्ड comes from the French word motif which means pattern. यानी अगर हम मोटिव जो ये शब्द है इसकी हम बात करें तो इसका मतलब होता है पैटर्न. Sometimes motifs are used by writers in their literary work to emphasize the theme. यानी जो लेखक है वो किसी भी वर्क की जो सेंट्रल थीम है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए मोटिव को यूज करते हैं. ठीक है. तो मोटिव क्या है? शुरू से लेके कहानी के शुरुआत से अंत तक जब कोई इमेज या कोई वर्ड या कोई आइडिया या फिर कोई एक्शन या साउंड जब कोई रिपीट होता रहता है शुरू से आखिर तक, तो हम उसको मोटिव की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक नॉवल है, अनीता नायर एक राइटर है फ्रॉम केरला, एंड शी हैज रिटन द नॉवल लेडीज कूपे. तो ये जो नॉवल है लेडीज कूपे, इसमें एक वर्ड है जर्नी यानी यात्रा. तो जो ये वर्ड है जर्नी, ये शुरू से लेके जब नॉवल शुरू होता है वहां से लेके लास्ट तक, यानी इन द एंड ऑफ द नॉवल, ये वर्ड बीच बीच में बहुत बार रिपीट होता है. तो इट मीन्स इस नॉवल में जो मोटिव है वो है जर्नी. ठीक है. और जर्नी क्या, ये थीम को भी इंडिकेट करता है. जैसे मैंने बताया कि जो लेखक है वो मोटिव को किसी भी वर्क की थीम को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं. तो ये जो वर्ड है जर्नी, ये उस नॉवल की थीम को दिखाता है. एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे मैंने विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है मैकबेथ से, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर. फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर. यानी फेयर जो है वो मतलब जो अच्छा है वो बुरा है, और जो बुरा है वो अच्छा है. इट मीन्स जो ये लाइन है ये इस पूरे प्ले में 4 बार रिपीट होती है. इन द वेरी बिगनिंग ऑफ, इन द ओपनिंग ऑफ द नॉवल, यानी जब नॉवल जब ड्रामा ओपन होता है तब. फिर बीच में एक बार मैकबेथ वापस से विजिट करता है, उसको 3 विचेस फिर मिलती हैं, तब ये रिपीट होती है. उसके बाद वो वापस एक बार जाता है उनसे मिलने, तब ये रिपीट होती है. तो इट मीन्स जो ये लाइन है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ये इस पूरे प्ले में 4 बार रिपीट की गई है. तो इट मीन्स ये क्या है, एक मोटिव है.
देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोटिव है ये सिंबल भी हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, एक वर्ड भी हो सकता है, सिंगल वर्ड। जैसे एक और मैंने एग्जांपल लिखा है, आर्थर मिलर एक जो अमेरिकन ड्रामेटिस्ट है, उन्होंने एक वर्क लिखा है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। तो इसमें फ्लूट का म्यूजिक है, जो ये फ्लूट के म्यूजिक है ये बहुत बार रिपीट होता है। तो ये कोई साउंड भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकता है। बस मेन चीज ये है कि जब आप कोई प्ले पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तब उसमें मान लीजिए अगर कोई चीज बार बार रिपीट होके आ रही है तो इट मीन्स वो उस प्ले में मोटिव की तरह यूज किया गया है। तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि जो मोटिव है ये एक सिंबॉलिक इमेज, एक साउंड, एक वर्ड, आइडिया, लाइन, एक्शन, कुछ भी हो सकता है जो कि एक बुक में, एक जो भी वर्क है उसमें फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। और लेखक इसको यूज करते हैं अपनी थीम को बेसिकली एम्फेसाइज करने के लिए, थीम को, सेंट्रल आइडिया को दिखाने के लिए। नेक्स्ट टर्म है निमेसिस। अब देखते हैं निमेसिस क्या है। निमेसिस इज ए वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, यानी जो ये निमेसिस जो एक टर्म है, तो ये जो वर्ड है ये आपका ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। निमेसिस वाज द ग्रीक गॉडेस ऑफ वेंजेनेंस। बेसिकली अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो निमेसिस उसमें एक ग्रीक गॉडेस हैं, देवी है वेंजिनेंस की। वेंजिनेंस यानी कि रिवेंज जो होता है, बदला जो होता है उसके। अ डेटी who doled out reward for noble acts and punishment for evil one। यानी जो निमेसिस है वो एक ऐसी देवी है, डेटी है, गॉडेस है, जो कि रिवार्ड देती है, यानी अच्छे कर्मों के लिए रिवार्ड देती है और बुरे कर्मों के लिए पनिशमेंट देती है। In other words, nemesis refers to a situation of poetic justice where the good characters are rewarded and evil characters are punished for their evil deeds। जो निमेसिस है ये एक सिचुएशन को दिखाता है पोएटिक जस्टिस की, जहाँ पे अगर जो गुड कैरेक्टर्स हैं अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, और अगर इविल कैरेक्टर्स अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको पनिश्ड किया जाता है। ठीक है, तो जो निमेसिस है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी शी वॉज अ गॉडेस, और यहीं से ये वर्ड आपका एज अ लिटरेरी टर्म्स बना है। तो एज ए लिटरेरी टर्म्स जब हम इसको किसी भी ड्रामा में इसको हम यूज करते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि जो अच्छे कैरेक्टर हैं, जो अच्छे पात्र हैं नाटक के, अगर वो अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छा फल मिलता है, और अगर वो बुरे कर्म करते हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ। तो मैकबेथ जो है वो एक बहुत बड़ा वॉरियर है, लेकिन उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी उसकी जो ओवर एम्बिशन है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो बहुत सारे बुरे कर्म करता है, जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो यानी द कैरेक्टर पनिश्ड फॉर हिज इविल डीड्स। The writers used it as a device or a source of punishment for wicked characters। यानी जो राइटर है वो इसको एज अ डिवाइस और एज अ सोर्स यूज करते हैं जस्ट फॉर द पनिशमेंट ऑफ विक्ड, और एक तरीके से जो विलन कैरेक्टर है यानी जो गलत काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनको पनिश करने के लिए, उनको पनिशमेंट देने के लिए उसको एज ए लिटरेरी डिवाइस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक और एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है टी.एस. एलियट का, फ्रॉम द प्ले द फैमिली रियूनियन।
where the protagonist Harry is followed by Nemesis for repentance of his sin। यानी यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, हैरी, उसको देखा रहता है कि पूरे प्ले में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको हर टाइम उस पर कोई नजर रखे हुए है। तो वो जो होती हैं वो निमेसिस की स्पिरिट्स होती हैं, जो चाहती हैं कि उसने जो गलत काम किए हैं उसके लिए वो पश्चाताप करे, है ना। तो निमेसिस जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज किया जाता है, जहां पे अच्छे कर्मों के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है और बुरे कर्मों के लिए पनिशमेंट। तो ये आपका है निमेसिस। नेक्स्ट हमारा टर्म है प्रोलॉग। अब हम देखते हैं प्रोलॉग क्या है। Prologue is an introductory speech that introduces a play, poem, novel, etc. देखिए प्रोलॉग, अगर हम इसको इस शब्द को ही समझें, प्रो मीन्स पहले, लॉग LOGUE, लॉग मीन्स वार्तालाप, बात करना, है ना। तो पहले शुरू का जो वार्तालाप होता है उसको हम प्रोलॉग कहते हैं, जिसको हम इंट्रोडक्टरी स्पीच भी कहते हैं, जो कि किसी भी प्ले, पोएम, नॉवल के बिगिनिंग में जो आता है। It is often gives information about the events that happened before the time when the play, story or poem begins। यानी जो प्रोलॉग है ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कहानी के शुरू होने से पहले, या जो भी आपकी प्ले की जो थीम है उसके बारे में बताता है, या पोएम का जो भी सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में बताता है। तो किसी भी पोएम, प्ले, नॉवल, किसी भी बुक के शुरू होने से पहले सबसे फ्रंट पेज पे, जो एकदम ओपनिंग पेज होता है, जब उस पे 4 से 5 लाइनें, या फिर देखिए मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 से 3 लाइन भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकता है। तो जब ये लाइन जो है वो आपके आगे आने वाले प्ले के बारे में, या जो भी आप पोएम पढ़ रहे हैं या नॉवल पढ़ रहे हैं, जब उसके बारे में वो बताता है, तो इट मीन्स कि ये आपका प्रोलॉग है ना। इन अदर वर्ड, इट इज अ प्रीफेस और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ पोएम, प्ले और अ नॉवल। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो प्रोलॉग है वो एक प्रीफेस और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी प्ले का, पोएम का या फिर नॉवल का, ठीक है। तो प्रोलॉग मीन्स प्रो पहले, लॉग यानी पहले का जो वार्तालाप, इट मीन्स कहानी की शुरुआत में जो लाइंस लिखी होती हैं जो कि उसकी थीम को या फिर उसके सब्जेक्ट मैटर को इंडिकेट करता है, वो उस बुक का प्रोलॉग होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स बाय जियोफ्रे चौसर। जियोफ्रे चौसर, इन्होंने एक पोएम लिखा है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को शुरू करने से पहले इन्होंने इसमें प्रोलॉग लिखा है, प्रोलॉग, जिसमें वो इंट्रोडक्शन देते हैं कैंटरबरी टेल्स में जितने भी कैरेक्टर उन्होंने लिए हैं, या जो भी उनका सब्जेक्ट मैटर है, या फिर जो मेन जिस प्रॉब्लम पे या फिर जिस टॉपिक पे वो फोकस करके लिखते हैं, उसके बारे में इन्होंने प्रोलॉग में मेंशन किया है। तो इट मीन्स कैंटरबरी टेल्स से पहले एक प्रोलॉग लिखा गया है, जिसको हम कहते हैं प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जो कि कैंटरबरी टेल्स के जितने भी कैरेक्टर हैं, जो थीम है, उसके बारे में इंडिकेट करता है। तो ये है आपका प्रोलॉग। इसी के ही साथ में हमारा आता है एपिलॉग। देखिए प्रोलॉग का जस्ट ऑपोजिट है आपका एपिलॉग। Epilogue, it is just an opposite to the first one, means prologue। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो पहले हमने डिस्कस किया है प्रोलॉग, ये उसी का बिल्कुल ऑपोजिट है।
It is the concluding speech of any book, usually added at the end of a play, poem or a novel. यानी किसी भी प्ले, पोयम और नॉवल के शुरुआत में आता है, उसको हम कहते हैं प्रोलॉग। और बिल्कुल किसी भी नॉवल, पोयम, प्ले के लास्ट में जो एक स्पीच दी जाती है उसको हम कहते हैं इपिलोग। इट ऑल्सो कॉमेंट्स ऑन वॉट हैज गॉन बिफोर, यानी जो आपका इपिलोग है ये उसके बारे में बताता है कि आपने जो कहानी पढ़ी है उसमें क्या 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 घटनाएं घटित हुई हैं, या उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, या उसका मैसेज क्या था, है ना। लास्ट में ये उसको डिस्क्राइब करता है। तो इपिलोग कंक्लूडिंग स्पीच, यानी किसी भी वर्क के अंत में लास्ट में जो लाइंस लिखी होती हैं, या जो लाइंस उसकी सब्जेक्ट मैटर को इंडिकेट करे, उसको हम इपिलोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोस्पेरो's concluding speech in the play टेम्पेस्ट by विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का ये वर्क है द टेम्पेस्ट। जब ये प्ले खत्म होता है तो खत्म होने से पहले इसका एक कैरेक्टर है प्रोस्पेरो, वो स्टेज पे आता है और वो लास्ट में कहता है कि उसकी जो वो मैजिकल बुक्स हैं जिसकी वजह से उसने बहुत सारे घटनाएं, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें प्ले में वो करता है, बहुत सारी सुप्रीम पावर उसको मिलती है। तो वो कहता है कि अब वो उन मैजिक बुक्स को समुद्र में फेंक देगा, उनको वापस कभी यूज नहीं करेगा। ठीक है। और वो कहता है कि आपको हमेशा अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, जैसा कि उसका जो भाई है वो करता है उसके साथ, है ना। तो एक तरीके से वो मैसेज देता है, प्लस वो कहता है कि आज के बाद वो अपनी जो भी मैजिकल बुक्स हैं वो उनको कभी यूज नहीं करेगा, वो उनको बरिड कर देगा। तो प्रोस्पेरो प्ले के एंड में आके स्टेज पे एक स्पीच देता है जिसको हम इपिलोग कहते हैं। तो इपिलोग क्या है? कंक्लूडिंग स्पीच, यानी कि किसी भी किताब के लास्ट में, किसी भी बुक के लास्ट में जब कोई स्पीच आती है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, जो स्पीच लाइन जो आती हैं उनको हम इपिलोग कहते हैं। तो आई होप कि जितने भी टर्म्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट के जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम यूनिट 4, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू।